हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर वहाँ देखें ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लू चिंग जो सीरियस हो गई थी और ऑडियंस जो पूरे एरिया में धुआं फैलने के कारण कुछ देख नहीं पा रहे थे, वे सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, जिसमें उन्हें यही दिख नहीं रहा था और केवल लुचिंग की हल्की सी सिलवट दिखाई दे रही थी। तो टेक्निकली रूप से कहे तो उस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे केवल होस्ट पर निर्भर थे ताकि वे लड़ाई की स्थिति को समझ सके। खैर, होस्ट ने एक्साइटमेंट बनाए रखा और एंटीसिपेंट को भी हाई रखा और एक सवाल किया कि लू परिवार की टैलेंटेड यंग मिस लू चिंजू इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के डार्क हॉर्स कहे जाने वाले यही से कैसे निपटेगी। और इतनी भाव को देखने के बाद ऐसा लगता है कि डार्क हॉर्स ने अपनी ब्लड लाइन अवेकन कर दी है। अब तो बस इंतजार किया जा सकता है। और सच में यही ने सीधे ब्लड लाइन अवेकन स्टेज में एंट्री की थी ताकि इतनी भाव पैदा कर सके, जिसका मकसद था लू चिंजू की सीधी लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक करना और खुद को थोड़ा और टाइम देना ताकि वो अपनी बैटल स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से असिस्ट कर सके। और वैसे भी वो जानता था कि लू चिंजू पहले अटैक नहीं करेगी, तो ये सब उसके फेवर में था। उसने लू चिंजू और काई जुंगलिंग की बैटल वीडियो को स्टडी किया था और उसने उसी बेसिस पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। और वो अच्छी तरीके से जानता था कि लू चिंजू की मार्शल स्किल उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और वो मैजिकल मार्शल स्किल में एक्सपर्ट है। और चाहे उसकी पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन यही लू चिंजू को डैमेज नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह एक ऐसी मार्शल जीनियस है जिसका कॉम्बैट आईक्यू बहुत ज़्यादा है। इसलिए यही जानता था कि जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना ही अधिक उसे नुकसान होगा। इसलिए उसने सोचा कि शुरू से ही वह पूरी पावर से हमला करेगा और उसने अपनी माउंटेन अरेस्टमेंट फिस्ट को एक्टिव किया, जिसके साथ वह लू चिंजू की ओर बढ़ा और एक पावरफुल सोनिक बूम हुआ। हमला इतना सटीक था कि लू चिंजू जो हमेशा काम और अलर्ट रहती है, उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और अपने सामने एयर फ्लो को स्टब किया, मानो वह उस पंच को झेलना चाहती हो। और उसे विश्वास था कि यही ने हमला करना शुरू किया है तो वह अपनी मार्शल स्किल से काउंटर और डिफेंस करेगी। लेकिन अचानक एक ट्विस्ट आया, यही कि माउंटेन अरेस्टमेंट फिस्ट आई नहीं। उसने स्किल डीएक्टिवेट की और अपनी कमर और हिप्स को इतनी कुशलता से घुमाया और अचानक लैंड किया जिससे लू चिंजू से उसकी दूरी और भी कम हो गई। फिर उसने अपनी मार्शल एनर्जी से टेमोरा की एक मोटी प्यूच बनाई और स्टील के वेब की तरह लचीली ढंग से मोड़कर उसने लू चिंजू के लोअर बॉडी पर मारा। लू चिंजू हैरान थी, क्या उसने मुझे धोखा दिया। लू चिंजू ने बचपन से लेकर अब तक अपनी लड़ाइयों में ऐसे अपोनेंट कभी नहीं देखा जिसने पंच मारने की तैयारी साफ दिखाई हो, लेकिन अचानक चाल बदली और पूंछ से हमला किया। अब लू चिंजू की लय बिगड़ चुकी थी, इसलिए उसने कुछ बैक फ्लिप मारी ताकि वह यही से कुछ दूरी बना सके। लेकिन यही इतना अच्छा मौका बर्बाद नहीं करने वाला था, जबकि उसका ओपोनेंट साफ तौर पर अपनी स्टेबिलिटी खो चुका था। और उसने अपने मजबूत शरीर का फायदा उठाया और तेजी और ताकत के साथ हमला करना शुरू किया ताकि वह बढ़त हासिल कर सके। जैसे लू चिंजू ने खुद को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन अचानक यही उसके सामने आ गया। और दूसरी ओर लाइव टेलीकास्ट में ऑडियंस देख रही थी कि कैसे उसने लू चिंजू को धोखा दिया। और कुछ लोग उसे बेईमान कहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उसकी चालाकी का सपोर्ट कर रहे थे। आखिर एक वॉरियर की लड़ाई में सब कुछ जायज़ होता है और यहाँ एक बैटलफील्ड है। वैसे भी यही का हमला बहुत तेज और लगातार था। लू चिंजू को बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और उस पर स्किल और हमले की बारिश हो रही थी, जैसे कि आसमान से मीटियोर की बारिश हो रही है। उसी समय लू चिंजू ने अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल किया और यही को थोड़ा पीछे धकेला और थोड़ी देर में उसकी पकड़ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर यही ने अपने दाहिने हाथ को खतरनाक पिस्टल क्लॉ फॉर्म में बदल दिया और ऐसा लग रहा था कि लू चिंजू इतनी आसानी से बचने वाली नहीं है। यही के काले और अटूट क्लो में मार्शल एनर्जी भरी हुई थी और वे क्लो हवा में को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। भगवान का शुक्र है, लू चिंजू को यह एहसास हो गया और उसने हवा में बड़ी फुर्ती से एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप मारी और वक्त रहते उस मार्शल एनर्जी से भरे क्लो के स्पिंग हमले से बच गई। और जैसे ही वह ग्रेसफुली लैंड हुई, क्लो उसके पीछे जाकर एक्सप्लोड हो गया और फिर उसका प्यारा क्लासमेट यही फिर से उस पर टूट पड़ा और उसे कोई मौका नहीं दे रहा था आराम करने का। और दोनों वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था और यही लगातार ऑफेंसिव पर था और वहां हमले पर हमला कर रहा था और लू चिंजू पूरी तरह से डिफेंस में थी और वह एक के बाद एक वेव्स को रोक रही थी। और उसी समय उसने सोचा कि यह लड़का
का इतनी स्पीड में हमला करने के बाद भी थक क्यों नहीं रहा है? क्या उसके पास जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना है? अब बात यह थी कि लुचिंगजी ने 2 मिस्टीरियस रॉयल मास्टर आर्ट टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली थी। एक थी लू परिवार की सीक्रेट डिफेंसिंग आर्ट फ्लोटिंग शैडो और दूसरी थी ऑफेंसिव जेड फिंगर। यदि वह इनमें से किसी भी एक टेक्निक का यूज़ कर पाती तो वह इस हमले से बाहर निकल सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही को इस बारे में पता था और वह उसे इन टेक्निक को एक्टिव करने का कोई मौका नहीं दे रहा था। और जैसी स्थिति दिख रही थी ऐसा लग रहा था कि वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और वह एरिना से गिर जाएगी और एविक्शन के कारण हार जाएगी। इसलिए लू चिंगजी के चेहरे पर कूल और प्रीटी एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंता से पसीने पसीने हो रही थी। अब उसको कोने में धकेल दिया गया था, अब कोई और रास्ता नहीं था और उसे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा। और यही ने अचानक एक बदलाव महसूस किया। अब लू चिंगजी ने अपनी अवेकन ब्लड लाइन में दर बर्ड को एक्टिव किया। उसी टाइम जब वह लू चिंगजी को पंच मारने वाला था, लेकिन उसने अपना पंच पीछे खींच लिया और वो पीछे हट गया। इसका कारण लू चिंगजी की बॉडी से निकल रही गहरी और पर्पल स्पार्क्स थी। यही ने देखा कि एक चमकदार और आग जैसी बर्ड की चीख के साथ लू चिंगजी आसमान में उड़ रही थी और यही के शरीर में बह रहा डेमोरा का खून खोलने लगा, मानो उसे किसी हाई लेवल लाइफ फॉर्म का उत्साह महसूस हुआ। जबकि लू चिंगजी की अमितिस्ट जैसी आंखें उसे घूर रही थी और अचानक दोनों की फाइटिंग स्पीड हवा में टकराने लगी। होस्ट ने भी अधिक उत्साह के साथ घोषणा की हालांकि लू चिंगजी ने अभी तक पूरी तरीके से अपने ब्लड लाइन की ट्रू फॉर्म पर मास्टरी नहीं की है, लेकिन वह अपने ब्लड लाइन के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन नीदर बर्ड के पंख को विकसित करने में सफल रही है। और अपने ब्लड लाइन के अवेकनिंग करने के बाद लू चिंगजी ने अपनी स्लिम जेड फिंगर को बढ़ाया और जैसे ही उसने यही की ओर इशारा किया, उसकी उंगलियों पर एक ट्रांसपेरेंट जेड रंग का दिखाई देने लगा और ठंडी आवाज में लू चिंगजी ने चेतावनी दी कि सावधान रहना, यही मैं इस अवेकनिंग फॉर्म में अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। ओह सचमुच, यही ने नीचे उत्साह के साथ आंसर किया। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा, क्योंकि अब तक मैंने केवल 50% ताकत का उपयोग किया था और मुझे लगता है कि अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और हवा में एक तेज झोंके के साथ जो पूरे एरिना में फैल गया, लू चिंगजी अचानक बिजली की तरह उसके पीछे अपीयर हुई। उसकी प्रेजेंस को समझने से पहले यही ने एक हल्की सुंदर स्मेल महसूस की। लू चिंगजी ने अपनी मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट जेड फिंगर को एक्टिव किया। उसी समय यही ने तुरंत पलटकर अपनी एटॉमिक ब्लास्ट फिस्ट को एक्टिव किया और उसके फिस्ट पर क्रिस्टल ब्लू एनर्जी चमक रही थी। और यहाँ वह स्किल थी जिसमें यही ने अपनी मार्शल आर्ट के साथ डेमोरा के एटॉमिक रिएक्शन एबिलिटी को जोड़ा था। एक तरफ एलिगेंट जेड फिंगर और दूसरी तरफ प्रीशियस ब्लू मैजिक फिस्ट। जैसे ही दोनों टकराए, एक जबरदस्त एनर्जी का रिएक्शन हुआ और फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, रोशनी और गर्मी से भरा हुआ। ऑडियंस तेज इम्पैक्ट और जबरदस्त हवा के झोंके से कुछ टाइम के लिए अंधे हो गए, जबकि एरिना में दोनों का टर्बुलेंट हवा के झोंके ने दूर उड़ा दिया। लू चिंगजी के डार्क पर्पल विंग फड़फड़ाए और एयर एलिमेंट को अपने आप एकत्रित करने लगे, जिससे हवा के झोंके का असर बेअसर हो गया। लू चिंगजी ने उसी फोर्स का उपयोग किया और धुएं और धूल को चीरते हुए यही की ओर सीधे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे एक अचानक जानलेवा खतरा महसूस हुआ। वह हैरान और शौक में उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि एरिना की दूसरी ओर यही के पीठ पर अचानक एक प्रोट्रूडिंग वेरिएबल उभरी और एक एक करके तुरंत वह चमकने लगी। एक डेसलिंग सीक्वेंस में पहले की तरह न्यूक्लियर रेडिएशन अनकंट्रोल होकर हर जगह नहीं फैल रहा था, बल्कि यह एनर्जी पूरी तरह से कंट्रोल में थी और यही के मुंह में वो एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, जिससे लू चिंगजी को एक पल के लिए फ्रीज होने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने मैसिव एनर्जी में अप एंड डाउन महसूस किया जो सीधे उसी पर टारगेट थी, ये बहुत बुरा था। इससे भी बदतर यह था कि आने वाले हमले से पूरी तरह से बचना नामुमकिन था और ऐसा लग रहा था कि यही के चारों ओर रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उसके पास जाना भी नामुमकिन था। रेडिएशन के एयर स्पेस से बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसे एरिना से बाहर जाना माना जाता है। ऑडियंस हैरान थी कि क्या हो रहा है। तब होस्ट ने एक्साइटमेंट में अनाउंस किया कि ऐसा लग रहा है कि यही का मैजिकल बीस्ट फॉर्म अब एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है और उसके पीछे प्रोट्रूडिंग स्पाइन वही जगह लग रही थी जहां से यह भयानक स्टोर पावर जनरेट हो रही है और उसके मुंह में ट्रांसमिट हो रही है। यही के पीठ पर सभी वर्टिबल आखिरकार एक साथ नीली रोशनी में चमक उठे और उसके खुले मुंह से ब्लू एटॉमिक लाइट निकल रही थी। उसके गले में एक ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन रही थी। यह असीमित न्यूक्लियर एनर्जी डिमोरस एटॉमिक ब्रेथ थी। और फिर एक ब्लू डेसिलिंग पार्टिकल बीम यही के मुंह से निकला। एक खौफनाक न्यूक्लियर एनर्जी की लहर ने उसके ओपोनेंट लू चिंगजी को अपनी पकड़ में ले लिया
हालांकि वह पहले से इस घातक खतरे का महसूस कर रही थी, लू चिंगजू ने इसे पूरी तरह से सहन करने का फैसला किया, या इसे इस तरह से कहें कि उसने ज़्यादातर एनर्जी को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पंख फड़फड़ाए और खुद को कसकर लपेट लिया और अपनी लेटेंट एबिलिटी अवेकिन को एक्टिव किया। अचानक नीदरबर्ड की पावर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में लू चिंगजू द्वारा उत्तेजित हुई और काउंटलेस डार्क पर्पल फेदर क्रिस्टल की तरह चमकने लगे और लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगे। यह नीदरबर्ड के फेदर का डिफ्लेक्शन था। जब ब्लू पार्टिकल बीम इन डार्क पर्पल फेदर से टकराए, ऐसा लगा जैसे वह किसी मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई हो। वह कंडेंस बीम उन फेदर से अलग हो गई और अनेक चोटी राइट रेस में फैल गई और हर दिशा में रिफ्लेक्ट हुई। वे लाइट बीम लू चिंगजू द्वारा बनाए गए डार्क बैडमिंटन के चारों ओर सेंटर हुई और बाहर की ओर गई और एरिना से बाहर पहुंच गई। एग्जामिनर ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ऑडियंस ने यह देखा, उनकी रूह डर के मारे कांप उठी। उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी, क्योंकि इन रिफ्लेक्टिव बीम से बचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन सौभाग्य से उसी समय एक गोल्डन मार्शल एनर्जी ने पूरे एरिना को घेर लिया और वे सभी बीम को जो एरिना से निकल रही थी, जैसे ही वे इसे गोल्डन मार्शल एनर्जी से टकराई, वह गायब हो गई, जैसे वे वहां एनर्जी को निकल गई हो। यहाँ अद्भुत पावर एक्टर जिसने उन काउंटलेस बीम को न्यूट्रलाइज कर दिया, वह अन सिटी के मेयर होंग किंग थे। ऑडियंस और एग्जामिनर उनका वेलकम करना चाहते थे, लेकिन मेयर ने उनकी तरफ सख्त नज़र से देखा और इशारे से मना कर दिया। उन्होंने सबसे कहा कि ध्यान से देखो, अन सिटी के हिस्ट्री का सबसे पावरफुल चैंपियन आज पैदा होने वाला है। होस्ट ने भी उत्साहपूर्वक ऑडियंस के सामने अनाउंसमेंट की। वे लोग कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें मेयर होंग की सुरक्षा मिल रही है और उनकी उपस्थिति में ऐसा खतरा कभी नहीं होगा जैसा कि अभी हुआ। खैर, करीब 15 सेकंड के बाद यह एटॉमिक ब्रेथ आखिरकार खत्म हो गई। अब लू चिंगजू के पेट से घना धुआं निकल रहा था, मानो कोई स्टीम इंजन हो, जो कि अब थोड़ी थकी हुई और घायल लग रही थी। लू चिंगजू ने एक ताजे खून की उल्टी की। उसके दोनों डार्क पर्पल फेदर, जो पूरी ताकत से एटॉमिक ब्रेथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, वे पिघल गए थे। अगर उसने समय रहते वेनेट और शेडो का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो शायद से इस हमले से बचना मुश्किल था। दुर्भाग्य से नीदरबर्ड की ब्लड लाइन के ओरिजिनल फॉर्म को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लू चिंगजू अभी तक इसकी कोर एट्रीब्यूट एबिलिटी को अनलॉक नहीं कर पाई। अगर ऐसा हुआ होता तो अब एनर्जी बीम का सामना करना इतना मुश्किल नहीं होता। यह देखा जा सकता है कि लू परिवार को लू चिंगजू के जन्म के बाद से ही उससे बहुत उम्मीदें थी। अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ के तले लू चिंगजू को एक के बाद एक लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ा और लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में अपनी पहचान बनानी पड़ी। हालांकि बाहरी दुनिया में लोग उसकी लूजिनियस और स्ट्रेंथ की तारीफ करते थे, लेकिन लू चिंगजू को इन टाइटल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शायद उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्यों लड़ रही है या क्या वास्तव में वह लड़ना चाहती है। उसने सोचा कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बेकार है। वह बस चुपचाप अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आगे बढ़ी। वो हमेशा एक ऐसी लड़की की इमेज रही जो कोल्ड और लोगों से दूर रहना प्रेफर करती है, जैसे कि वह किसी से घुलती मिलती नहीं, लेकिन वास्तव में वह केवल सोशल एंशियस थी। उसका कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस बिहेवियर उसको सोशल फोबिया से लड़ने के लिए एक सेल्फ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी। वैसे भी मेंटली और फिजिकली रूप से वह थक चुके थी और लड़ाई की मौजूदा हालात को देखते हुए यह शायद इसका आखिरी चरण था। अगर उसने अपने कार्ड सही तरीके से खेले होते तो शायद हर कोई सोचता कि यह उसकी हार थी और किसी को शक भी नहीं होता। आखिर इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने हारना आम बात है ना। लू चिंगजू ने इस बारे में सोचते हुए खुद को मेंटली रूप से तैयार किया कि अब उसे हार मानने का नाटक करना होगा। और कुछ चालों के बाद वहाँ यही के सामने आई और उसकी छाती पर हल्के से पाम से वार किया। वह अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी कि वह उसे हरा दे जल्दी से। उसे यकीन था कि वह उसके कमजोर प्रयास को पकड़ लेगा, क्योंकि वह बहुत चालाक था। लेकिन सरप्राइजली यही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने सीधा उसकी हथेली के अटैक को झेला, जिससे लू चिंगजू की बड़ी और खूबसूरत आंखों में कंफ्यूजन भर गई। उसे समझ नहीं आया कि यही ने डॉज क्यों नहीं किया। इसके बजाय यही ने बस नीचे की और कोल्ड आइज से उसे देखा, फिर शांत स्वर में कहा कि क्लासमेट लू चिंगजू, तुम्हारे अंदर लड़ने का जन्म क्यों नहीं है? शुरू से ही मुझे लगा कि तुम कहीं खो गई हो। यह सुनकर लू चिंगजू चौंक गई। उसे एहसास नहीं था कि इससे उसकी हार मानने की सटल कोशिश खारिज हो गई। यही की आवाज और भी सख्त हो गई। उसने आगे कहा कि लू चिंगजू, क्या तुमने कभी मुझे ध्यान से देखा? क्योंकि यदि तुमने कभी मेरी आंखों में देखा होता तो तुम समझ गई होती कि यह मैं टाइटल पूरी ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ, पूरी तरह से अपने दम पर। और फिर अचानक यही ने अपनी मार्शल एनर्जी से भरी हुई
पंच को नीचे की ओर घुमाया और उसके पंच की आवाज़ सीटी की तरह सुनाई दी। लू चिंगजू ने डर के मारे अपने हाथ को अपने चेहरे से ढक लिया और एयर फ्लो को मोबिलाइज करने की कोशिश की ताकि यह मुक्का ब्लॉक हो सके, लेकिन उसी टाइम में यही ने उसके द्वारा मोबिलाइज किए गए हुए सभी एयर फ्लो को फाड़ दिया। इसी ने उसकी पिछली हारी हुई चाल को याद कराया और स्पष्ट चेतावनी दी, अगर तुम्हारा चेहरा सुंदर है तो अब सीरियसली लड़ना शुरू कर दो। लेकिन बात सिर्फ एक पंच तक नहीं थी, यही ने झपट कर लू चिंगजू पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर पंचों की बौछार शुरू कर दी, मानो वह उसे सीरियस होने के लिए मजबूर कर रहा हो। लू चिंगजू ने अपने चेहरे को अपनी बाहों से ढक लिया और उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया और उसे लगा कि जैसे उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा हो। उसे याद आया कि बचपन से उसे किसी ने इस तरह नहीं मारा है और आज वह लाखों लोगों के सामने जमीन पर गिरी पड़ी है और उस पर लगातार पंचों की बौछार हो रही है। वह साफ तौर पर उसे जीतना देना चाहती थी, तो फिर वह उसे उकसा क्यों रहा है, यहाँ उसे पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है। लेकिन हर किसी की एक सीमा होती है। लू चिंगजू ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके चेहरे पर बार बार पंच पड़े तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वह जलते हुए फिनिक्स की तरह गरजी और कहने लगी, तू एक लड़की के चेहरे पे हाथ कैसे उठा सकता है। और लू चिंगजू की आंखें लाल हो चुकी थी और मार्शल एनर्जी का एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ जिसने कि यही को पीछे की ओर धकेल दिया। अब हम यही को देखते वह मुस्कुरा रहा था और बहुत सेटिस्फाई दिख रहा था। अब मामला सुलझ गया था और यही ने शांत स्वर में कहा, अगर लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी को अपना सुंदर चेहरा प्यारा है तो असली में लड़ाई करना शुरू कर दे। और अब यही की आंखों में एक जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट थी। एक मॉन्स्टर किंग होने के नाते दूसरों पर हावी होना उसका स्वभाव था। लू चिंगजू की लाल आंखों से निकलने वाली आग उसके अंदर एक्टिव हो गई थी। लू परिवार की फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक ब्लड इग्निशन, यह टेक्निक थोड़े समय के लिए ब्लड की प्योरिटी को बढ़ा सकती है और एक्सप्लोजिव पावर को हासिल करने के लिए शरीर की एबिलिटी को निचोड़ सकती है। लेकिन इस टेक्निक के भयानक साइड इफेक्ट भी हैं। इसका उपयोग अंतिम रूप के विकल्प में किया जाता है। इसका मतलब था कि लू चिंगजू रियलिटी में अपनी पूरी ताकत से लड़ने जा रही थी। लू चिंगजू ने अपने नेदर बर्ड के असली रूप में इंटर कर चुकी थी और अब वह यही को ऊपर से देख रही थी, बिल्कुल रेडिएंट, कॉन्फिडेंस से भरी और पूरी तरह से सीरियस। लू चिंगजू ने कहा, क्लासमेट यही, अब मैं तुम्हें अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में हराऊंगी जैसा तुम चाहते थे। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होता है। कि आपको क्या लगता है कि लू चिंगजू यही को हरा पाएगी? कमेंट कर जरूर बताएं और डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।